Is this ad interrupting your music? Just like phones keep interrupting my life? Hi, I'm Mansi. I'm blind. And I'm here to tell you that Savlon Antiseptic now comes in Braille bottle. Thank you. Now you can enjoy your music. वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लाइव गोज ऑन के एक और नए ब्रांड न्यू एपिसोड में, जिसमें मैं मिलवाता हूं आपको आरपी पेशेंट से। हम जानते हैं उनके आरपी के कारण आने वाले चैलेंजेस और स्ट्रगल के बारे में, कि कैसे उन्होंने आरपी के चैलेंज को हैंडल किया और उससे बाहर निकलकर अपनी ज़िंदगी बनाई। तो उसी कड़ी में आज मैं मिलवा रहा हूँ आपको अनीश जैन जी से, जो पानीपत ब्लाइंड स्कूल में मैथ और साइंस टीचर है। वो शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ कि कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया और कैसे वो यहाँ तक पहुँचे। तो चलिए स्वागत करते हैं अनीश सर का। वेलकम अनीश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। थैंक यू मनीष जी, और रेडियो उड़ान में बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। जी अनीश सर, हम जानना चाहेंगे कि अभी आप क्या कर रहे हो? अभी तो मैं चूंकि 100% दृष्टि दिव्यांग हूँ और राजकीय अंध विद्यालय पानीपत जो हरियाणा में है उसमें साइंस टीचर के रूप में पिछले 21 साल से कार्यरत हूँ। और मेरी नेत्र ज्योति बाद में गई थी। मेरी सारी पढ़ाई नॉर्मल स्कूल में हुई है। अच्छा। और 14 या 15 साल की उम्र के आसपास थोड़ा सा नाइट ब्लाइंडनेस, जो रात में अंधेरे में दिखना थोड़ा कम हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे कलर ब्लाइंडनेस। स्टार्टिंग नाइट ब्लाइंडनेस से स्टार्ट होती है, फिर कलर ब्लाइंडनेस होती है। तो डॉक्टरों को जब चेक कराया तो उन्होंने बिल्कुल उसी समय बताया गया था कि ये रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा यानी आरपी का केस है, और धीरे धीरे करके आपका विजन डाउन होता ही चला जाएगा। और अभी फिलहाल पूरे वर्ल्ड में इसका कोई इलाज नहीं है, और आज भी इसका कोई इलाज नहीं है। 30 साल पहले जो बात थी वो आज भी है जी। तो इलाज इसका आज भी कोई नहीं है, आज की डेट में अभी फिलहाल ऑथेंटिक इलाज कोई नहीं है। और बीच में टेम्परेरी 2-4 लोगों ने करे हैं ऑपरेशन वगैरह, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए कोई भी जी। तो आप जब स्कूल में पढ़ते थे, जब आपने बताया 15-16 साल के थे, उस टाइम आपको पढ़ाई लिखाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी? नहीं, एक्चुअली छोटी क्लासेस में तो मुझे याद पड़ता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, और स्कूल में नंबर भी अच्छे आते थे, और स्कूल के हम अच्छे स्टूडेंट और अच्छे स्पोर्ट्स मतलब एथलीट भी अच्छे हुआ करते थे। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, कैरम बोर्ड, शतरंज सब कुछ खेला करते थे। और जैसे जैसे 7th क्लास में आए, 8th क्लास में जब करीब 13 साल की उम्र होगी, तो ब्लैक बोर्ड पे दिखना थोड़ा पीछे से बंद हुआ, तो आगे बैठने लगे। चेक कराया तो डॉक्टर ने चश्मे का नंबर दे दिया, जो दूरदृष्टि कमजोर होने पर दिया जाता है, -, नंबर का। फिर वो चश्मा लगा के ठीक दिखने लगा। लेकिन 9th-10th तक आते आते मैंने बताया जैसे नाइट में देखने की प्रॉब्लम आई, फिर कलर। फिर डॉक्टरों से जब डीपली चेकअप कराया तो उन्होंने कहा रेटिना आपका धीरे धीरे डिजनरेट हो रहा है और इसका कोई इलाज नहीं है, ये आरपी की डिसीज होती है, और एक दिन रेटिना पूरा खत्म हो जाएगा। तो वो सच भी हुआ। जब एमएससी फाइनल करते करते पूरी रोशनी चले गई। तो आपने ये सुन के अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी? नहीं, पढ़ाई तो नहीं छोड़ी, लेकिन एक यहाँ पे ना कैरियर में चेंज आ गया। जैसे 12th के बाद में मैथ साइंस मेरा बहुत अच्छा सब्जेक्ट था, ऑलमोस्ट पूरे नंबर आते थे, तो मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हो गया, जो आज का टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है, रुड़की IIT। उस समय मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मैं उसमें जा इसलिए नहीं पाया कि नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस की वजह से इंस्टीट्यूट में रहना मुश्किल हो गया, और ब्लाइंड फील्ड की हमें नॉलेज नहीं थी। तो घर पे रह के BSc वगैरह करते रहे। फिर MSc हुई, और MSc के बाद जब टोटली ब्लाइंड हो गए तो 2 से 2.5 साल यानी 89 से 90 से 92, 93 तक, ये 2-3 साल तो बिल्कुल ऐसे रहे हमारी जिंदगी में कि हमने घर से बाहर कदम भी नहीं रखा, मतलब सूरज की रोशनी तक नहीं देखी, घर से बाहर ही नहीं, घर में कैद हो गए आप बिल्कुल। मतलब नर्वस ब्रेकडाउन, मन किसी चीज में नहीं, कुछ भी नहीं,
चिंता फिक्र की वजह से बल्कि थोड़ा बीमार भी पड़ गए। और फिर ये लग रहा है कि आगे जिंदगी में क्या होगा, क्या कर सकते हैं हम आगे, चीज की बिल्कुल ऐसे ही टेंशन हो गई हुआ। है। हाँ, एकदम से तनावग्रस्त जिंदगी हो गई बिल्कुल। अब क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। तो अनीश सर, जैसे आपने बताया आपकी ज़िंदगी एकदम अंधकार में चली गई ब्लाइंडनेस के बाद, तो फिर आपने अपने आप को कैसे संभाला, कैसे इससे आप बाहर आए, कैसे आपको पता लगा कि आप भी कुछ कर सकते हो ब्लाइंड होने के बावजूद भी? अ, करने का तो ऐसा था कि हमें तो बिल्कुल मतलब शून्य में चलेगा, जैसे कि कुछ हो ही नहीं सकता, डिप्रेशन जिसे बोलते हैं। जी। लेकिन एक दिन पापा जी हमारे इंजीनियर हैं, आगरा में रेनॉल्ड उनकी आर्किटेक्ट थे, बिल्डिंग वर्क करते थे, नक्शे बनाना, बिल्डिंग बनवाना। तो उन्होंने क्या करा कि एक दिन अखबार में ऐड देखा देहरादून IVH का, हाँ। तो वहाँ लेटर लिख दिया मेरे बारे में कि ऐसे ऐसे है ये। तो उस समय तक हमें को ये भी नॉलेज नहीं थी कि ब्लाइंडनेस का कोई सर्टिफिकेट भी बनता है, कोई CMO या चीफ मेडिकल ऑफिसर का कोई सर्टिफिकेट भी बनता है, या कोई हाँ जी। मतलब कोई नॉलेज ही नहीं थी। जी तो जी। उन्होंने वहां से कहा कि आप इनका मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के यहाँ भिजवाएं, और फिर हम इनको एडजस्टमेंट ट्रेनिंग दे के, ये नए ब्लाइंड हैं, इनको ट्रेंड करेंगे। खैर वो सर्टिफिकेट बनवाया। आगरा में हम रहने वाले थे, आगरा में हमारी स्कूलिंग हुई थी। तो फिर वो सर्टिफिकेट बनवा के भेजा, एप्लीकेशन तो उन्होंने बुला लिया हमें जुलाई में। वहाँ एडजस्टमेंट ट्रेनिंग के नाम पर उन्होंने हमें 2-3 महीने रखा। फिर वहाँ TCAB का एक कोर्स होता है 1 साल का, ट्रेनिंग सेंटर फॉर द अडल्ट ब्लाइंड। अच्छा जी। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड होती है एक, उसमें उन्होंने हमें रखा। तो ब्रेल मोबिलिटी मेन रूप से सीखी, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के तो खैर चलो वो टेस्टर थे, और उनसे ज्यादा हमें बेनिफिट नहीं हुआ, मोमबत्ती, कैंडल ये सब। लेकिन ब्रेल और मोबिलिटी का मेन था जो हमारी जिंदगी में आगे भी काम आता। फिर वहीं पे ट्रेनिंग करते हुए मुझे पता चला कि यहाँ तो जैसे हम ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हमारे लिए यहाँ पे एक कोर्स चलता है B.Ed स्पेशल का, हाँ जी। जिसके बाद टीचिंग जॉब मिल सकती है ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो वो वहीं पे हमने ज्वाइन कर लिया अगले साल देहरादून में ही। हाँ और जी। उसके बाद फिर मैंने प्राइवेट जॉब की, पहले इंदौर में की, फिर मेघालय भी गया इतनी दूर यहाँ से, अच्छा वहाँ जी। जॉब की। वहाँ पैसे तो खैर ज़्यादा नहीं मिलते थे, लेकिन बस रहना खाना पीने की व्यवस्था थी, और 500-1000 रुपये ऐसे देते थे केवल, वो तो खैर पॉकेट मनी जैसा ही था। लेकिन वहाँ पहुंचकर एक कॉन्फिडेंस आया लाइफ में कि भाई कुछ किया जा सकता है लाइफ जी। में ब्लाइंड होने के बावजूद भी। तो बस फिर वहां से निकल के आए। फिर गवर्नमेंट जॉब का इंटरव्यू निकला था यहाँ पानीपत ब्लाइंड स्कूल का, अच्छा जी। चंडीगढ़ देने गए। तो वहां पे क्या हुआ कि इंटरव्यू देने में मैं अकेले ही था ब्लाइंड, बाकी सारे 23-24 कैंडिडेट साइटेड नॉर्मल थे। तो अच्छा उन्होंने जी। मेरे को सिलेक्ट कर लिया। ये मेरी किस्मत थी कि मुझे नौकरी मिल गई। और फिर पिछले 21-22 साल से मैं यहाँ कार्यरत हूँ। जी, बहुत अच्छा। तो सर हम जानना चाहेंगे, आप यहाँ पानीपत स्कूल में ब्लाइंड बच्चों को क्या पढ़ाते हैं और कैसे पढ़ाते हैं उनको? देखो यहाँ मेनली तो मैं साइंस टीचर हूँ, तो साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, और छोटी क्लासेस के कुछ मैथ के सब्जेक्ट भी ले लेता हूँ, क्योंकि मैथ टीचर मैथ के बड़ी क्लासेस तो वो पढ़ाते ही हैं। हाँ जी। तो हमारे यहाँ मैथ पढ़ाने की 2 डिवाइस हैं, टेलर फ्रेम और अबेकस। अबेकस तो एक तरह का मिनी कैलकुलेटर टाइप है, और टेलर फ्रेम इस तरह की डिवाइस है जिस पर जैसे हम कागज पर सम्स लिखते हैं, उस तरह हम टेलर फ्रेम पे लिख सकते हैं। उनमें टाइप्स होते हैं जो 16 अलग अलग दिशाओं में लग सकता है। तो उससे सारे नंबर बन जाते हैं, 1 2 3 4 से लेके 8 तक। फिर 9 0 इज इक्वल टू साइन ऑफ प्लस, साइन ऑफ माइनस। ये ब्रेल में होता है? ब्रेल में नहीं, ये टच से पता चल जाता है। ब्रेल में उसमें पॉइंट्स होते हैं, उसकी पोजीशन अलग अलग होती है, जिनके फिक्स होता है कि ये इस पोजीशन में लिखा है तो ये 9 लिखा है, इस पोजीशन में लिखा है तो 0 लिखा है। उस तरह देख के उसमें हमको गणित की जा सकती है। अलजेब्रा और ज्योमेट्री थोड़ी एग्जम्पशन है, तो ज्योमेट्री के पेपर नहीं आते, और अलजेब्रा थोड़ी डिफिकल्ट पड़ती है ब्लाइंड के लिए। लेकिन साइंस में क्या होता है कि प्रैक्टिकल इनको करवाना बड़ा मुश्किल है। तो थ्योरी में ही हम प्रैक्टिकल को थ्योरी के रूप में ही कराते हैं, और इनको उसी के हिसाब से प्रश्न उत्तर पूछ के वाइवा लेके इनको मार्क्स लगा देते हैं। क्योंकि इनके हाथ में एसिड देना या कुछ देना, तो ये तो जला लेंगे अपना हाथ या कुछ करना, और कलर देखने तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। थ्योरी बेस मतलब प्रैक्टिकल से अलग, थ्योरी बेस और मेंटल मेकअप करते हैं उसको कि भाई मानसिक रूप से वो समझ जाए कि ये चीज ऐसे होती है। जी जी। तो
फॉर एग्जाम्पल हम लाइट का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, अब उन्हें ये तो नहीं पता कि लाल रंग कैसा होगा, पीला रंग कैसा होगा, स्पेक्ट्रम बन रहा है, 7 रंग निकल रहे हैं। तो अब ये चीज तो उनको बस याद ही करानी पड़ती है कि ऐसे 7 रंगों में श्वेत प्रकाश बढ़ जाता है। या हम उन्हें विद्युत धारा का चैप्टर पढ़ा रहे हैं कि भाई विद्युत धारा बहती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहती है, इलेक्ट्रॉन बहते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, वोल्टेज का ये होता है, विद्युत धारा का मात्रक आई होता है, प्रतिरोध का ओम होता है। इस तरह करके उन्हें समझाते हैं, पढ़ाते हैं, उनके सवाल कराते हैं, मेंटल कैलकुलेशन पे बेस ज्यादा सवाल कराते हैं जिससे वो समझ सके बात को, समझ सके। इसके अलावा जैसे मैंने बचपन में साइटेड था तो कई गेम खेले हुए थे, तो शतरंज गेम की मैं इनको ट्रेनिंग देता हूँ। पहले तो मैं खेलता भी था, नेशनल लेवल तक खेला हूँ ब्लाइंड होने के बाद, लेकिन अब मैंने खेलना तो बहुत कम कर दिया है। अब मैं बच्चों को ही भेजता हूँ सर। अभी पिछले ब्लाइंड बच्चे भी चेस खेलते हैं, बहुत बढ़िया चेस तो खेलते हैं। ये बताना था अनिल जी, कैसे खेल पाते हैं ब्लाइंड बच्चे? देखो, जो नॉर्मल चेस बोर्ड होता है वही गोटियां इनमें होती हैं, और काले और सफेद रंग के लिए उनपे एक रंग, जैसे काले रंग के ऊपर हल्की हल्की पिन लगा देते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ये हाथी, जिसे रुक बोलते हैं चेस में, या ऊंट जिसको बिशप बोलते हैं, या राजा या रानी, तो उन पे अगर पिन लगी हुई है तो ये काले रंग के हैं, पिन नहीं लगी तो सफेद रंग के हैं। और बोर्ड में एक हल्का सा परिवर्तन ये करते हैं कि हर खाने में एक बीच में छेद होता है और हर मोहरे के नीचे एक पिन होती है, जिससे हम मोहरा जिस खाने में चलते हैं वो पिन उसमें लगा के वो फंस जाता है उस छेद में, जिससे हाथ लगाने पर वो गिरे ना। क्योंकि ब्लाइंड आदमी तो हाथ लगा के देखेगा कौन सा मोहरा कहाँ रखा है, नॉर्मल आदमी तो आंखों से देख लेता है। हाँ जी। तो नियम बिल्कुल सेम है, हम नॉर्मल के साथ भी चेस खेलते हैं, और इसका एक पूरा इंडिया में बॉडी बनी हुई है, AICFB, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड। बॉम्बे में इसका हेड ऑफिस है, और जोनल लेवल पे इसके वो बने हुए हैं। हरियाणा का जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी हमारे मित्र हैं, और वो हमसे ही कह रहे हैं कि इस चेस को आप आगे बढ़ाओ, करो, कुछ करो। तो अब टाइम इतना मिल नहीं पाता, वरना चेस एक बहुत अच्छा गेम है। इससे IQ लेवल भी बढ़ता है, याददाश्त भी बढ़ती है, और दिमाग की कसरत बहुत अच्छी होती है इसमें। हाँ जी। इसके अलावा अगर आप कहेंगे तो अचीवमेंट के नाम पर ब्लाइंड होने के बाद अभी करीब 3-4 साल पहले मुझे एक राजकीय अवार्ड भी मिला है, तो मेरे कामों के लिए। फिर मैं स्कूल में लगातार प्रेरणा देते रहता हूँ लोगों को, भाई ब्लड डोनेट करो, ये करो, जो भी अच्छे काम है वो करो, है ना। पिछले 4 साल से यहाँ जो हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों का एक संघ है, दृष्टिहीन कर्मचारी संघ हरियाणा, हाँ जी, उसका प्रधान मेरे को बना रखा है, और उसके हर 2 साल बाद चुनाव होते हैं। मैं पिछले 2 बार से निर्विरोध चुना जा रहा हूँ, मेरे अगेंस्ट कोई खड़ा होता नहीं, और जबरदस्ती मैं कहता हूँ भाई मेरे बस का टाइम देना इतना नहीं रहा हो, लेकिन वो मानते नहीं है कि आप ही बनो और बने रहो। और इस साल कोरोना काल की वजह से हमारा थोड़ा सा मीटिंग नहीं हो पाई है ज़्यादा। आप देखो जल्द जनवरी फरवरी या कभी मीटिंग रखेंगे। अच्छा जी। तो सर आप बताओगे आपका जो ये संघ है वो क्या करता है कर्मचारियों के लिए? कर्मचारियों के सामने आने वाली समस्याओं को हल करवाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। उनके जैसे बैकलॉग निकलवाना, या उनके सर्विस रूल्स में कुछ चेंज करवाना, या कहीं ग्रेड किसी का कम है तो उसको ग्रेड दिलवाने के लिए एप्लीकेशन डाल के उसके लिए फाइट करना। लेकिन ये कर्मचारी संघ केवल डेलीगेशन ले जाता है, मंत्रियों से मिलता है या लेटर्स डालता है, कोई एजिटेशन या आंदोलन नहीं करता कभी, क्योंकि इसमें सारे कर्मचारी हैं जो अपनी ड्यूटी भी करते हैं और सीनियर और उसका भी सेंसिटिव लोग हैं। तो संघ अपने तरीके से काम करता है। सही है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो अनिश सर आप। थैंक यू। पहले आप खुद ब्लाइंड थे, आपको पता नहीं था आपको ये सब चीज़ें कैसे करनी है, फिर आप NIBH गए, आपको पता लगा, तब आपने अपने आप को खड़ा किया और इस लेवल पे पहुंचे कि आज आप ब्लाइंड बच्चों को पढ़ा रहे हो। तो आगे और क्या सपना है आपका करने का इस फील्ड में? सपना तो सिर्फ ये है कि बच्चे जितने भी हमारे स्कूल से पढ़ के निकल रहे हैं, हायर एजुकेशन करते हैं, वो ज़्यादातर अम्बाला में या दिल्ली में या कहीं और उसके बाद वो सर्विस भी लग जाते हैं। 80 से 90% बच्चे हमारे सर्विस भी लग चुके हैं। पिछले 4-5 साल में कई बच्चे तो हमारे बैंक में लगे हैं, कोई PO के पद पे लगा है, कोई क्लरिकल जॉब पे लगा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, और मेरी तमन्ना और मेरी इच्छा सिर्फ एक ही है कि जितने भी दृष्टि दिव्यांग हैं वो अपनी पढ़ाई पूरी करें और उसके बाद सर्विस जरूर लग जाएं, क्योंकि आर्थिक रूप से जब वो अपने ऊपर डिपेंड रहेंगे तो समाज में वो अपना एक स्थान बना सकेंगे, और समाज भी उनको एक्सेप्ट करेगा अच्छी तरह।
क्योंकि जी पहले जमाने में जो स्थिति थी उसके मुकाबले तो अब काफी ज्यादा जागरूकता आ चुकी है, काफी चेंज आ चुका है। लेकिन हम्म फिर भी कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात रहती है, वो हो ये तो क्योंकि ब्लाइंड है। ब्लाइंड आज ऊंचे ऊंचे पद पे पहुंच चुके हैं ना, इसलिए फिर साइटेड लोगों को भी लगता है कि ये भी कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, आज तो रेलवे स्टेशन से बस अड्डे तक, जी आईएएस ऑफिसर से लेके एससीएस ऑफिसर तक। यहाँ पानीपत में मेरा एक स्टूडेंट सुरेंद्र लांबा एससीएस ऑफिसर है, ईटीओ के अच्छा पद पे काम कर रहा है, जी एक्सीशियन एंड टैक्सेशन ऑफिसर। और बहुत हम्म बढ़िया काम कर रहा है, पूरा अपना नियंत्रण रखता है अपने स्टाफ के ऊपर। तो हम्म अब तो आईएएस भी बन चुके हैं 2-3 ब्लाइंड, और हाँ हरियाणा का जी भी एक ब्लाइंड बन चुका है आईएएस। तो अब तो अचीवमेंट, अब बड़े बड़े डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर, प्रिंसिपल, लेक्चरर कई ब्लाइंड बने हुए हैं। तो अब हम्म तो कोई दिक्कत ऐसी खास है नहीं। +2 के तो लेक्चरर और प्रिंसिपल कई सारे ब्लाइंड हैं। हाल फिलहाल हाँ में जी ही 10-12 तो मैं ही जानता हूँ जिन लोगों को जो प्रिंसिपल के पद पे काम कर रहे हैं। यमुनानगर में जी एक काम कर रहे हैं, और एक ये मचौंडा गांव के पास स्कूल है, वहाँ प्रदीप सिंह जी काम कर रहे हैं प्रिंसिपल के रूप में। हाँ जी। तो अब तो कई सारे दृष्टि दिव्यांग हैं जो प्रिंसिपल बन चुके हैं तो +2 इसी से कॉलेज। समाज का भी रवैया बदलता है ब्लाइंड के प्रति, उनको लगता है कि ब्लाइंड भी बिल्कुल, कुछ कर सकते हैं। 101% जब तक हम समाज कुछ का करके रवैया। दिखाएंगे, जब तक हम कुछ करके नहीं दिखाएंगे लोगों को, तब तक वो हमें नहीं समझेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जी इस काम के लिए हमें भी थोड़ी ईमानदारी से अपने काम करने चाहिए। दुनिया ये ना कहे हमारे बारे में कि यार ये तो ब्लाइंड है, इनको तो ऐसे ही पास कर दिया या ऐसे ही वो कर दिया। हाँ जी हम लोगों को अपना कर्म करना चाहिए, और उसके बाद समाज में इज्जत हमें मिलेगी मिलेगी। जब हम कर्म करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो समाज अपने आप हमें ऑनर देगा। रेडियो उड़ान एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो मैंने सुना है दृष्टि दिव्यांग लोग ही इसे चला रहे हैं। इसके हाँ जी ऑनर चलाने वाले भी दृष्टि दिव्यांग हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल है कि दृष्टि दिव्यांगों की आवाज़ इस प्लेटफॉर्म, इस रेडियो उड़ान के माध्यम से हम समाज में पहुंचा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसके लिए मैं रेडियो जी सर, उड़ान और उसकी पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि एक बहुत अच्छा धन्यवाद सर। प्रयास है, और मैं कर रहे हैं। जी सर। सर जैसा कि आपने बताया, आप यंग एज में ब्लाइंड हो गए थे, अराउंड 25-26 के आसपास। हम्म, तो आप मोबिलिटी वगैरह आपने सीखा है बीच में, तो आप कभी अकेले कभी घूमने जाते हो तो तब आप कैसे मैनेज कर पाते हो? कॉन्फिडेंस पहले बिल्कुल भी नहीं था लेट ब्लाइंड होने के बाद, लेकिन बाद में हम्म, कॉन्फिडेंस आ गया। लेकिन कुछ कुदरती हमें मौके कम मिले अकेले जाने आने के। अक्सर हम किसी ना किसी जैसे को, और शादी के बाद घूमने जाते हैं कपल, आप गए हो? हाँ, मैं तो इंडिया में कई जगह, मतलब शादी के बाद कोई ये कह नहीं सकता कि ब्लाइंड होने की वजह से हम कहीं घूमे नहीं। मैंने तो जी मतलब वैष्णो देवी तो हर साल जाता ही हूँ मैं 1-2 बार, बाकी इधर कई लोग कहते हैं कन्याकुमारी। ना, ब्लाइंड है घूम के क्या करेगा, दिखता तो है नहीं कुछ। नहीं नहीं, मैं तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, जगनोत्री, चल मसूरी, देहरादून, इधर हरिद्वार, ऋषिकेश, इधर अपना कन्याकुमारी, रामेश्वरम, सब जगह घुमा चुका हूँ। द्वारका, गुजरात, पोरबंदर, अहमदाबाद, और इधर ये जगन्नाथपुरी, कटक, उड़ीसा, भुवनेश्वर, ये सब जी। चीज़ें मैं अपनी फैमिली को घुमा चुका हूँ। बीच में अब झारखंड वगैरह ब्लाइंड कई होने के जगह। बावजूद आपने पूरा इंडिया घूमा है लगभग। हाँ, कलकत्ता, गंगा सागर, सब जगह फैमिली को घुमा चुका हूँ मैं तो हर साल टूर पे जाते ही था। पिछले 2-1 सालों से जरूर नहीं गया हूँ, क्योंकि बेटे का पढ़ाई का जरा वो था। अनिल जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके बारे में जानकर। आप इतना अच्छा काम कर रहे हो ब्लाइंड के लिए, ब्लाइंड बच्चों को पढ़ा रहे हो, उन्हें साइंस सिखा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अब जाते जाते हमारे लिसनर को कुछ संदेश देना चाहोगे? हाँ, लिसनर्स को मैं, अपने दृष्टि दिव्यांग साथियों को खास तौर से बस एक बात ये जरूर कहना चाहूँगा कि जिंदगी में एक तो ना कभी निराश हो, कभी भी अपना कर्म, अपनी पढ़ाई और अपना जो भी काम है वो करते रहें। भगवान ने जीवन दिया है तो भोजन भी देगा, और जी आर्थिक रूप से अपने पैरों पे खड़े होने के लिए हमें सरकार से लगातार ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें रोजगार अवश्य मिल जाए, किसी भी रूप में मिले, और जिससे हम लोग आर्थिक रूप से अपने ऊपर डिपेंड रह सकें, सभी दृष्टि दिव्यांग, और किसी दूसरे पर डिपेंड ना रहना पड़े। और समाज में एक ऐसी संदेश को हम पहुंचाएं कि हमें किसी की मदद आर्थिक रूप से नहीं चाहिए, बल्कि एक हल्का सा सहारा, एक हल्का सा मार्गदर्शन जरूर वो हमें बता दें, बस गाइड कर दें। बाकी हम अपने आप अपना सारा काम स्वयं करेंगे।
मतलब अपने ही ऊपर पूरी तरह डिपेंड रहने की कोशिश करें, ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप हो सभी दृष्टि दिव्यांगों में। यही मेरा सोच है, यही मेरा विचार है, यही मेरा संदेश है जी। सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे जरूरी काम है, ये हर बिल्कुल। ब्लाइंड के अंदर आना चाहिए। तो जी। धन्यवाद आपका, जी आपका भी आपने बहुत मुझे बहुत बुलाया शुक्रिया जी। और मेरे को अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया। धन्यवाद। थैंक यू अनीस जी। तो फ्रेंड्स, ये थे अनीस सर पानीपत से। इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बताई अपने बारे में, जिसे सुन के आपको भी मोटिवेशन मिलेगा कि आरपी होने के बाद हमें पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए। ज़िंदगी में कुछ बनने के लिए हमें अलग रास्ते चुनने चाहिए, ताकि हम भी लोगों को दिखा सके कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब टाटा अलविदा कहने का समय आ चुका है। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। When one is blind, cuts and bruises appear out of nowhere. Just like this ad. I know, because I am blind too. Hi, I am Ekinath, and I'm here to tell you that Savlon Antiseptic now comes in a Braille bottle. Now let's get back to the music. रो रो के अरीज़ा गुजारदा है दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। रो रो के अरीज़ा गुजारदा है दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। जग दिया नजरा तो चोरी किते मिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। तेरे यादां दी संदुखड़ी दा होके रह गया, दिल साडा खौरे केड़े राही बह गया। यादां दी संदुखड़ी दा होके रह गया, दिल साडा खौरे केड़े राही बह गया। कहंदा तू ही साडा राह ते तू ही मंजिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। रो रो के अरीज़ा गुजारदा है दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। जिन्ना तेरे नाल सी प्यार मुड़ किते हो भी नहीं सकदा, रातां नूं मैं सो भी नहीं सकदा, की करां मैं मुड़े रो भी नहीं सकदा। हाँ तेरी मुझ नूं शुन मोड़ वाली गल्लां चेते आउंदियां, जिन्ना मर्जी भुल्लना मैं चाहवां मुड़ मुड़ सताउंदियां। मैनू चाहिदी है तू या चाहिदी नहीं तू, मैनू दसदा दे girl what you do। मेरी जिंद मेरी जान मेरी रूह है तू, बट भुल्लदी क्यों that I love you। You know it's you, just me and you। फिर क्यों करदी है ऐदां तू, आप हो गया वक्त चल कोई ना, हुण कल्ले बह के रोई ना तू। माड़ियां ते भावें मत्थे दियां लीकां ने, अल्फाज नूं अजे भी तेरियां उडीकां ने। उंज माड़ियां ते भावें मत्थे दियां लीकां ने, अल्फाज नूं अजे भी तेरियां उडीकां ने। जीदा चंडीगढ़ लगदा ना तेरे बिना दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। रो रो के अरीज़ा गुजारदा है दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा चल कोई ना कल बह के रोई ना, 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 चल कोई ना कल बह के रोई ना।
ਮਸਾਂ ਰੌਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਾ ਏ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਟਿਕਦੀ ਏ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਲਿਖਦੀ ਏ ਚਲੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਲੈਣਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੋਹਣੀਏ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸੌਂਦੀ ਹੋਣੀ ਏ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਰੋ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਏ ਕਿਹੜਾ ਹੋਰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪੈਚਿੰਗ ਕਰਦੀ ਏ ਹੁਣ ਰੁੱਸਦੀ ਏ ਤੇ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫੱਟੇ ਚੁੱਕਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦਿਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਉੱਡਣੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵਾਂਗ ਪੁਲਸੀਏ ਫੋਟੋ ਮੇਰੀ ਤਾੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਹਿਚਾਨਣੇ ਔਖੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁੱਕਾ ਰੁੱਖ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਬਦਲੀ ਬਦਲੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਾਹੀ ਚੂੜਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਏ ਲੱਗਦਾ ਏ ਸੂਟ ਪਾਲ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਏ ਬੰਨੇ ਵੇਖੇ ਲਾਲ ਕਲੀਰੇ ਗੋਰੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਂ When one is blind, cuts and bruises appear out of nowhere. Just like this ad. I know, because I am blind too. Hi, I am Ekinath, and I'm here to tell you that Savlon Antiseptic now comes in a Braille bottle. Now let's get back to the music. Yo, yo, honey, singer. Yippee. ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜਦੀ ਠਾਰੀ 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 ਆਉਂਦੀ ਹੀਟ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਭੰਗੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀੜ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀੜ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀੜ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀੜ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਲਕੀ ਸਿਲਕੀ ਵਾਲ ਨਸਲ ਦੀ ਗੋਰੀਆ ਉਹ 6 ਫੁੱਟੀ ਮੁਟਿਆਰ ਕਨੇ ਦੀ ਪੋਰੀਆ ਖਬਰਦਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀਤ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਭੰਗੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀੜ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀੜ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀੜ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀੜ ਤੇ ਉਹ ਖੜਦਾ ਜਾ ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਆ ਬਈ ਏਦਾਂ ਨਾ ਤੂੰ ਗੇੜੇ ਖਾਓ ਕਰ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਡੈਸਪਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕੀ ਏ ਰੇਟ ਸ਼ੂ ਤੇਰੀ ਦਾ ਡਰੈਸ ਤੇਰੀ ਦਾ ਘੜੀ ਜੋ ਪਾਈ ਗੈਸ ਤੇਰੀ ਦਾ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਲੱਗੀਏ ਚਰਚਾ ਹੌਟਨੈਸ ਤੇਰੀ ਦਾ ਨੱਚਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਸ਼ਰੈਣ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫੈਨ ਮੱਚਦੀ ਹਿੱਕ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੁੜੇ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ
कर देना बैंड तेरी वॉइस लाइक लैला मैं तेरा मजनू बन मेरी लैला है तेरी लैला ओ मेरी लैला खर्जा पहला साता लैला मर जानी पाउंदी भंगड़ा अंग्रेजी वीड दे अंग्रेजी वीड दे अंग्रेजी वीड दे अंग्रेजी वीड दे पूरी वीर शेर भी गैर मजड़ा गया है मर जानी नचदी नचदी घाटा खा गया है कहते बंदी खराबी पीती मीट दे मर जानी पाउंदी भंगड़ा अंग्रेजी वीड दे अंग्रेजी वीड दे अंग्रेजी वीड दे अंग्रेजी वीड दे Yo, yo, honey, singer. Get Is this ad interrupting your music? Just like phones keep interrupting my life? Hi, I'm Mansi. I'm blind. And I'm here to tell you that Savlon Antiseptic now comes in Braille bottle. Thank you. Now you can enjoy your music. वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लाइव गो जोन के एक और नए ब्रांड न्यू एपिसोड में, जिसमें मैं मिलवाता हूं आपको आरपी पेशेंट से। हम जानते हैं उनके आरपी के कारण आने वाले चैलेंजेस और स्ट्रगल के बारे में, कि कैसे उन्होंने आरपी के चैलेंज को हैंडल किया और उससे बाहर निकलकर अपनी ज़िंदगी बनाई। तो उसी कड़ी में आज मैं मिलवा रहा हूँ आपको अनीश जैन जी से, जो पानीपत ब्लाइंड स्कूल में मैथ और साइंस टीचर है। वो शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ कि कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया और कैसे वो यहाँ तक पहुँचे। तो चलिए स्वागत करते हैं अनीश सर का। वेलकम अनीश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। थैंक यू मनीष जी, और रेडियो उड़ान में बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। जी अनीश सर, हम जानना चाहेंगे कि अभी आप क्या कर रहे हो? अभी तो मैं चूंकि 100% दृष्टि दिव्यांग हूँ और राजकीय अंध विद्यालय पानीपत जो हरियाणा में है उसमें साइंस टीचर के रूप में पिछले 21 साल से कार्यरत हूँ। और मेरी नेत्र ज्योति बाद में गई थी, मेरी सारी पढ़ाई नॉर्मल स्कूल में हुई है। अच्छा। और 14 या 15 साल की उम्र के आसपास थोड़ा सा नाइट ब्लाइंडनेस, जो रात में अंधेरे में दिखना थोड़ा कम हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे कलर ब्लाइंडनेस। स्टार्टिंग नाइट ब्लाइंडनेस से स्टार्ट होती है, फिर कलर ब्लाइंडनेस होती है। तो डॉक्टर को जब चेक कराया तो उन्होंने बिल्कुल उसी समय बता दिया था कि ये रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा यानी आरपी का केस है, और धीरे धीरे करके आपका विजन डाउन होता ही चले जाएगा। और अभी फिलहाल पूरे वर्ल्ड में इसका कोई इलाज नहीं है, और आज भी इसका कोई इलाज नहीं है। 30 साल पहले जो बात थी वो आज भी है जी। तो इलाज इसका आज भी कोई नहीं है, आज की डेट में अभी फिलहाल ऑथेंटिक इलाज कोई नहीं है। और बीच में टेम्परेरी 2-4 लोगों ने करे हैं ऑपरेशन वगैरह, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए कोई भी जी। तो आप जब स्कूल में पढ़ते थे, जब आपने बताया 15-16 साल के थे, उस टाइम आपको पढ़ाई लिखाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी? नहीं, एक्चुअली छोटी क्लासेस में तो मुझे याद पड़ता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, और स्कूल में नंबर भी अच्छे आते थे, और स्कूल के हम अच्छे स्टूडेंट और अच्छे स्पोर्ट्स मतलब एथलीट भी अच्छे हुआ करते थे। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, कैरम बोर्ड, शतरंज सब कुछ खेला करते थे। और जैसे जैसे 7th क्लास में आए, 8th क्लास में जब करीब 13 साल की उम्र होगी, तो ब्लैक बोर्ड पे दिखना थोड़ा पीछे से बंद हुआ, तो आगे बैठने लगे। चेक कराया तो डॉक्टर ने चश्मे का नंबर दे दिया,
जो दूरदृष्टि कमजोर होने पर दिया जाता है माइनस नंबर का। हाँ जी। फिर वो हाँ चश्मा जी। लगा के ठीक दिखने लगा। लेकिन 9-10 तक आते आते मैंने बताया जैसे नाइट में देखने की प्रॉब्लम आई, फिर कलर। फिर डॉक्टरों से जब डीपली चेकअप कराया तो उन्होंने कहा रेटिना आपका धीरे धीरे डिजनरेट हो रहा है और इसका कोई इलाज नहीं है, ये आरपी की डिसीज होती है और एक दिन रेटिना पूरा खत्म हो जाएगा। तो वो सच भी हुआ। जब एमएससी फाइनल करते करते पूरी रोशनी चले गई। तो आपने ये और सुन के अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी? नहीं, पढ़ाई तो नहीं छोड़ी, लेकिन एक यहाँ पे ना कैरियर में चेंज आ गया। जैसे 12th के बाद में मैथ साइंस मेरा बहुत अच्छा सब्जेक्ट था, ऑलमोस्ट पूरे नंबर आते थे। तो मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हो गया, जो आज का टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है रुड़की आईआईटी। उस समय मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मैं उसमें जा इसलिए नहीं पाया कि नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस की वजह से इंस्टीट्यूट में रहना मुश्किल हो गया और ब्लाइंड फील्ड की हमें नॉलेज नहीं थी। तो घर पे रह गई, बीएससी वगैरह करते रहे। फिर एमएससी हुई और एमएससी के बाद जब टोटली ब्लाइंड हो गए तो 2 से 2.5 साल यानी 89 से 90 से 92 93 तक ये 2-3 साल तो बिल्कुल ऐसे रहे हमारी जिंदगी में कि हमने घर से बाहर कदम भी नहीं रखा, मतलब सूरज की रोशनी तक नहीं देखी, घर से बाहर ही नहीं घर निकले। में कैद हो नर्वस गए आप बिल्कुल। मतलब नर्वस ब्रेकडाउन, मन किसी चीज में नहीं, कुछ भी नहीं, चिंता फिक्र की वजह से बल्कि थोड़ा बीमार भी पड़ गए। और फिर ये लग रहा है कि आगे जिंदगी में क्या होगा, क्या कर सकते हैं हम आगे, बिल्कुल इसकी ऐसे टेंशन हो गई हुआ, है। एकदम से तनावग्रस्त जिंदगी हो गई। बिल्कुल अब क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। अनिश सर, जैसे आपने बताया आपकी जिंदगी एकदम अंधकार में चली गई ब्लाइंडनेस के बाद, तो फिर आपने अपने आप को कैसे संभाला, कैसे इससे आप बाहर आए, कैसे आपको पता लगा कि आप भी कुछ कर सकते हो ब्लाइंड होने के बावजूद भी? करने का तो ऐसा था कि हमें तो बिल्कुल मतलब शून्य में चलेगा, जैसे कि कुछ हो ही नहीं सकता, डिप्रेशन जिसे बोलते हैं। जी। लेकिन एक दिन पापा जी हमारे इंजीनियर हैं, आगरा में रेनॉल्ड उनकी आर्किटेक्ट थे, बिल्डिंग वर्क करते थे, नक्शे बनाना, बिल्डिंग बनवाना। तो उन्होंने क्या करा कि एक दिन अखबार में ऐड देखा देहरादून IVH का, तो वहाँ एयरटेल लिख दिया मेरे बारे में कि ऐसे ऐसे है ये। तो उस समय तक हमें कोई ये भी नॉलेज नहीं थी कि ब्लाइंडनेस का कोई सर्टिफिकेट भी बनता है, कोई CMO या चीफ मेडिकल ऑफिसर का कोई सर्टिफिकेट भी बनता है, या कोई मतलब कोई नॉलेज ही नहीं थी। जी। तो उन्होंने वहां से कहा कि आप इनका मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के यहाँ भिजवाएं और फिर हम इनको एडजस्टमेंट ट्रेनिंग देके, ये नए ब्लाइंड हैं, इनको ट्रेंड करेंगे। खैर वो सर्टिफिकेट बनवाया, आगरा में हम रहने वाले थे, आगरा में हमारी स्कूलिंग हुई थी। तो फिर वो सर्टिफिकेट बनवा के भेजा, एप्लीकेशन तो उन्होंने बुला लिया हमें जुलाई में। वहाँ एडजस्टमेंट ट्रेनिंग के नाम पर उन्होंने हमें 2-3 महीने रखा। फिर वहाँ TCAB का एक कोर्स होता है 1 साल का, ट्रेनिंग सेंटर फॉर द अडल्ट ब्लाइंड। अच्छा जी। तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड होती है एक, उसमें उन्होंने हमें रखा। तो ब्रेल मोबिलिटी मेन रूप से सीखी और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के तो खैर चलो वो टेस्टर थे और उनसे ज्यादा हमें बेनिफिट नहीं हुआ, मोमबत्ती, कैंडल ये सब। लेकिन ब्रेल और मोबिलिटी का मेन था जो हमारी जिंदगी में आगे भी काम आता था। तो वहीं पे ट्रेनिंग करते हुए मुझे पता चला कि यहाँ तो जैसे हम ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हमारे लिए यहाँ पे एक कोर्स चलता है B.Ed स्पेशल का। हाँ जी। जिसके बाद टीचिंग जॉब मिल सकती है ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो वो वहीं पे हमने ज्वाइन कर लिया अगले साल देहरादून में ही। हाँ और उसके बाद फिर मैंने प्राइवेट जॉब की, पहले इंदौर में की, फिर मेघालय भी गया इतनी दूर यहाँ से, वहाँ जॉब की। वहाँ पैसे तो खैर ज्यादा नहीं मिलते थे, लेकिन बस रहना खाना पीने की व्यवस्था थी और 500-1000 रुपए ऐसे देते थे केवल, वो तो खैर पॉकेट मनी जैसा ही था। लेकिन वहाँ पहुंचकर एक कॉन्फिडेंस आया लाइफ में कि भाई कुछ किया जा सकता है लाइफ में ब्लाइंड होने के बावजूद भी। तो बस फिर वहां से निकल के आए। फिर गवर्नमेंट जॉब का इंटरव्यू निकला था यहाँ पानीपत ब्लाइंड स्कूल का। अच्छा जी। चंडीगढ़ देने गए। तो वहां पे क्या हुआ कि इंटरव्यू देने में मैं अकेले ही था ब्लाइंड, बाकी सारे 23-24 कैंडिडेट साइटेड नॉर्मल थे। तो उन्होंने मेरे को सिलेक्ट कर लिया। ये मेरी किस्मत थी कि मुझे नौकरी मिल गई। और फिर पिछले 21-22 साल से मैं यहाँ कार्यरत हूँ। जी, बहुत अच्छा। तो सर हम जानना चाहेंगे आप यहाँ पानीपत स्कूल में ब्लाइंड बच्चों को क्या पढ़ाते हो और कैसे पढ़ाते हो उनको? देखो यहाँ मेनली तो मैं साइंस टीचर हूँ, तो साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ।
और छोटी जी। क्लासेस के कुछ मैथ के सब्जेक्ट भी ले लेता हूँ, क्योंकि मैथ टीचर मैथ के बड़ी क्लासेस तो वो पढ़ाते ही हैं। हाँ जी। तो हमारे यहाँ मैथ पढ़ाने की 2 डिवाइस हैं, टेलर फ्रेम और अबेकस। अबेकस तो एक तरह का मिनी कैलकुलेटर टाइप है, और टेलर फ्रेम इस तरह की डिवाइस है जिस पर जैसे हम कागज पर सम्स लिखते हैं उस तरह हम हाँ जी। टेलर फ्रेम पे लिख सकते हैं। उनमें टाइप्स होते हैं जो 16 अलग अलग दिशाओं में लग सकता है, तो हाँ उससे जी। सारे नंबर बन जाते हैं 1 2 3 4 से लेके 8 तक, फिर 9 0 इज इक्वल टू साइन, साइन ऑफ प्लस, साइन ऑफ माइनस, ये ब्रेल में होता है? मल्टीप्लिकेशन। ब्रेल में नहीं, ये टच से पता चल जाता है। ब्रेल में उसमें पॉइंट्स होते हैं, उसकी पोजीशन अलग अलग होती है, जिनके फिक्स होता है कि ये इस पोजीशन में लिखा है तो ये 9 लिखा है, इस पोजीशन में लिखा है तो 0 लिखा है। उस तरह अच्छा। देख के उसमें अंकगणित की जा सकती है। उसकी अलजेब्रा और कैसे बनाते हो आप? ज्योमेट्री थोड़ी एग्जम्पशन है, तो ज्योमेट्री के पेपर नहीं आते, और अलजेब्रा थोड़ी डिफिकल्ट पड़ती है ब्लाइंड के लिए। लेकिन साइंस में क्या होता है कि प्रैक्टिकल इनको करवाना बड़ा मुश्किल है, तो थ्योरी में ही हम प्रैक्टिकल को थ्योरी के रूप में ही कराते हैं, और इनको उसी के हिसाब से प्रश्न उत्तर पूछ के वाइवा लेके इनको मार्क्स लगा देते हैं। क्योंकि इनके हाथ में एसिड देना या कुछ देना तो ये तो जला लेंगे जी, अपना जी। हाथ या कुछ कर लेंगे, हाँ, और ये कलर तो है। देखने तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। थ्योरी बेस मतलब प्रैक्टिकल से अलग, थ्योरी बेस और मेंटल मेकअप करते हैं उसको कि भाई मानसिक रूप से वो समझ जाए कि ये चीज ऐसे जी। होती है। जी जी। तो फॉर एग्जाम्पल हम लाइट का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, अब उन्हें ये तो नहीं पता कि लाल रंग कैसा होगा, पीला रंग कैसा होगा, स्पेक्ट्रम बन रहा है, 7 रंग निकल रहे हैं, तो जी। अब ये चीज तो उनको बस याद ही करानी पड़ती है कि ऐसे 7 रंगों में श्वेत प्रकाश बढ़ जाता है। या हम उन्हें विद्युत धारा का चैप्टर पढ़ा रहे हैं कि भाई विद्युत धारा बहती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहती है, इलेक्ट्रॉन बहते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, वोल्टेज का ये होता है, विद्युत धारा का मात्रक आई होता है, प्रतिरोध का ओम होता है। इस तरह करके उन्हें समझाते हैं, पढ़ाते हैं, उनके सवाल कराते हैं, मेंटल कैलकुलेशन पे बेस ज्यादा सवाल कराते हैं जिससे वो समझ सके बात को, समझ सके। इसके अलावा जैसे मैंने बचपन में साइटेड था तो कई गेम खेले हुए थे, तो शतरंज गेम की मैं इनको ट्रेनिंग देता हूँ। पहले तो मैं खेलता भी था, नेशनल लेवल तक खेला हूँ ब्लाइंड होने के बाद, लेकिन अब मैंने खेलना तो बहुत कम कर दिया है। अब मैं बच्चों को ही भेजता हूँ सर। अभी पिछले ब्लाइंड साल बच्चे भी चेस खेलते हैं? बहुत बढ़िया चेस तो खेलते ये हैं। बताना था अनिल जी, चेस कैसे खेल पाते हैं ब्लाइंड बच्चे? देखो, जो नॉर्मल चेस बोर्ड होता है वही गोटियां इनमें होती हैं, और काले और सफेद रंग के लिए उनपे एक रंग, जैसे काले रंग के ऊपर हल्की हल्की पिन लगा देते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ये हाथी, जिसे रुक बोलते हैं चेस में, या ऊंट जिसको बिशप बोलते हैं, या राजा या रानी, तो उन पे अगर पिन लगी हुई है तो ये काले रंग के हैं, पिन नहीं लगी तो सफेद रंग के हैं। और बोर्ड में एक हल्का सा परिवर्तन ये करते हैं कि हर खाने में एक बीच में छेद होता है, और हर मोहरे के नीचे एक पिन होती है, जिससे हम मोहरा जिस खाने में चलते हैं वो पिन उसमें लगा के वो फंस जाता है उस छेद में, जिससे हाथ लगाने पर वो गिरे ना। क्योंकि ब्लाइंड आदमी तो हाथ लगा के देखेगा कौन सा मोहरा कहाँ रखा है, नॉर्मल आदमी तो आंखों से देख लेता है। हाँ जी। तो नियम बिल्कुल सेम है, हम नॉर्मल के साथ भी चेस खेलते हैं, और इसका एक पूरा इंडिया में बॉडी बनी हुई है, AICFB, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड। बॉम्बे में इसका हेड ऑफिस है, और जोनल लेवल पे इसके वो बने हुए हैं। हरियाणा का जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी हमारे मित्र हैं, और वो हमसे ही कह रहे हैं कि इस चेस को आप आगे बढ़ाओ, करो, कुछ करो। हाँ जी। तो अब टाइम इतना मिल नहीं पाता, वरना चेस एक बहुत अच्छा गेम है। इससे IQ लेवल भी बढ़ता है, याददाश्त भी बढ़ती है, और जी। दिमाग की कसरत बहुत अच्छी होती है इसमें। हाँ जी। इसके अलावा अगर आप कहेंगे तो अचीवमेंट के नाम पर, ब्लाइंड होने के बाद अभी करीब 3-4 साल पहले मुझे एक राजकीय अवार्ड भी मिला है, तो मेरे कामों के लिए। फिर मैं स्कूल में लगातार प्रेरणा देते रहता हूँ लोगों को, भाई ब्लड डोनेट करो, ये करो, जो भी अच्छे काम है वो करो, है ना। पिछले 4 साल से यहाँ जो हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों का एक संघ है, दृष्टिहीन कर्मचारी संघ हरियाणा, हाँ जी। उसका प्रधान मेरे को बना रखा है, और उसके हर 2 साल बाद चुनाव होते हैं। मैं पिछले 2 बार से निर्विरोध चुना जा रहा हूँ, मेरे अगेंस्ट कोई खड़ा होता नहीं है, और जबरदस्ती मैं कहता हूँ भाई मेरे बस का टाइम देना इतना नहीं रहा हो, लेकिन वो मानते नहीं है कि आप ही बनो और बने रहो। और इस साल कोरोना काल की वजह से हमारा थोड़ा सा मीटिंग नहीं हो पाई है ज़्यादा। आप देखो जल्द जनवरी फरवरी या कभी मीटिंग रखेंगे। अच्छा जी। तो मतलब सर आप बताओगे आपका जो ये संघ है वो क्या करता है कर्मचारियों के लिए?
कर्मचारियों के सामने आने वाली समस्याओं को हल करवाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। उनके जैसे बैकलॉग निकलवाना या उनके हाँ जी। सर्विस रूल्स में कुछ चेंज करवाना या कहीं ग्रेड किसी का कम है तो उसको ग्रेड दिलवाने के लिए एप्लीकेशन डाल के उसके लिए फाइट करना। जी। लेकिन ये कर्मचारी संघ केवल डेलीगेशन ले जाता है, मंत्रियों से मिलता है या लेटर्स डालता है, कोई एजिटेशन या आंदोलन नहीं करता कभी, क्योंकि इसमें सारे जी। कर्मचारी हैं जो अपनी ड्यूटी भी करते हैं और सीनियर और उसका सेंसिटिव लोग हैं, तो संघ अपने तरीके से काम करता है। सही है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो अनीश सर आप। थैंक यू। पहले आप खुद ब्लाइंड थे, आपको पता नहीं था आपको ये सब चीज़ें कैसे करनी है, फिर आप NIBH गए, आपको पता लगा, तब आपने अपने आप को खड़ा किया और इस लेवल पे पहुंचे कि आज आप ब्लाइंड बच्चों को पढ़ा रहे हो। तो आगे और क्या सपना है आपका करने का इस फील्ड में? सपना तो सिर्फ ये है कि बच्चे जितने भी हमारे स्कूल से पढ़ के निकल रहे हैं, हायर एजुकेशन करते हैं, वो ज़्यादातर अम्बाला में या दिल्ली में या कहीं और उसके बाद वो सर्विस भी लग जाते हैं। 80 से 90% बच्चे हमारे सर्विस भी लग चुके हैं। पिछले 4-5 साल में कई बच्चे तो हमारे बैंक में लगे हैं, कोई PO के पद पे लगा है, कोई क्लरिकल जॉब पे लगा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और मेरी तमन्ना और मेरी इच्छा सिर्फ एक ही है कि जितने भी दृष्टि दिव्यांग हैं वो अपनी पढ़ाई पूरी करें और उसके बाद सर्विस जरूर लग जाएं, क्योंकि आर्थिक रूप से जब वो अपने ऊपर डिपेंड रहेंगे तो समाज में वो अपना एक स्थान बना सकेंगे और समाज भी उनको एक्सेप्ट करेगा अच्छी तरह। क्योंकि पहले जमाने में जो स्थिति थी उसके मुकाबले तो अब काफी ज्यादा जागरूकता आ चुकी है, काफी चेंज आ चुका है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात रहती है, वो हो ये क्योंकि ब्लाइंड आज ऊंचे पद पे पहुंच चुके हैं ना, इसलिए फिर साइटेड लोगों को भी लगता है कि ये भी कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। आज तो रेलवे स्टेशन से बस अड्डे तक, IAS ऑफिसर से लेके SCS ऑफिसर तक, यहाँ पानीपत में मेरा एक स्टूडेंट सुरेंद्र लांबा SCS ऑफिसर है, E2O के पद पे काम कर रहा है, एक्सिशन एंड टैक्सेशन ऑफिसर, और बहुत बढ़िया काम कर रहा है, पूरा अपना नियंत्रण रखता है अपने स्टाफ के ऊपर। तो अब तो IAS भी बन चुके हैं 2-3 ब्लाइंड, और हरियाणा का भी एक ब्लाइंड बन चुका है IAS। तो अब तो अचीवमेंट, अब बड़े बड़े डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर, प्रिंसिपल, लेक्चरर कई ब्लाइंड बने हुए हैं, तो अब तो कोई दिक्कत ऐसी खास है नहीं। +2 के तो लेक्चरर और प्रिंसिपल कई सारे ब्लाइंड हैं। हाल फिलहाल में ही 10-12 तो मैं ही जानता हूँ जिन लोगों को जो प्रिंसिपल के पद पे काम कर रहे हैं। यमुनानगर में एक काम कर रहे हैं, एक यहाँ मचौंडा गांव के पास स्कूल है, वहाँ प्रदीप सिंह जी काम कर रहे हैं प्रिंसिपल के रूप में। हाँ जी। तो अब तो कई सारे दृष्टि दिव्यांग हैं जो प्रिंसिपल बन चुके हैं। तो इसी से समाज का भी रवैया बदलता है ब्लाइंड के प्रति, उनको लगता है कि ब्लाइंड भी कुछ कर सकते हैं। 101% हम समाज कुछ का करके रवैया। दिखाएंगे, जब तक हम कुछ करके नहीं दिखाएंगे लोगों को, तब तक वो हमें नहीं समझेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इस काम के लिए हमें भी थोड़ी ईमानदारी से अपने काम करने चाहिए। दुनिया ये ना कहे हमारे बारे में यार ये तो ब्लाइंड है, इनको तो ऐसे ही पास कर दिया या ऐसे ही वो कर दिया। हम लोगों को अपना कर्म करना चाहिए और उसके बाद समाज में इज्जत हमें मिलेगी। जब हम कर्म करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो समाज अपने आप हमें ऑनर देगा। रेडियो उड़ान एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो मैंने सुना है दृष्टि दिव्यांग लोग ही इसे चला रहे हैं, इसके ऑनर चलाने वाले भी दृष्टि दिव्यांग हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल है कि दृष्टि दिव्यांगों की आवाज़ इस प्लेटफॉर्म, इस रेडियो उड़ान के माध्यम से हम समाज में पहुंचा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसके लिए मैं रेडियो उड़ान और उसकी पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि एक बहुत अच्छा प्रयास है और कर रहे हैं। जी सर, जैसा कि आपने बताया आप यंग एज में ब्लाइंड हो गए थे, अराउंड 25-26 के आसपास। तो आप मोबिलिटी वगैरह आपने सीखा है NIBH में, तो आप कभी अकेले कभी घूमने जाते हो तो तब आप कैसे मैनेज कर पाते हो? कॉन्फिडेंस पहले बिल्कुल भी नहीं था लेट ब्लाइंड होने के बाद, लेकिन बाद में कॉन्फिडेंस आ गया। लेकिन कुछ कुदरती हमें मौके कम मिले अकेले जाने आने के। अक्सर हम किसी न किसी को शादी के बाद घूमने जाते हैं कपल, आप गए हो? हाँ, मैं तो इंडिया में कई जगह, मतलब शादी के बाद कोई ये कह नहीं सकता कि ब्लाइंड होने की वजह से हम कहीं घूमे नहीं। मैंने तो मतलब वैष्णो देवी तो हर साल जाते ही हूँ मैं 1-2 बार। बाकी इधर लोग कहते हैं ना ब्लाइंड है घूम के क्या करेगा, दिखता तो है नहीं कुछ। नहीं, मैं तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, जगनोत्री, मसूरी, देहरादून, इधर हरिद्वार, ऋषिकेश, इधर अपना कन्याकुमारी, रामेश्वरम,
सब जगह घुमा चुका हूँ, द्वारका, गुजरात, पोरबंदर, अहमदाबाद, और इधर ये जगन्नाथपुरी, कटक, उड़ीसा, भुवनेश्वर, ये सब चीज़ें मैं अपनी फैमिली को घुमा चुका हूँ। बीच में झारखंड वगैरह ब्लाइंड होने कई के जगह। बावजूद आपने पूरा इंडिया घूमा है लगभग। हाँ, कलकत्ता, गंगा सागर, सब जगह फैमिली को घुमा चुका हूँ मैं तो हर साल टूर पे जाते ही था। पिछले 2-1 सालों से जरूर नहीं गया हूँ, क्योंकि बेटे का पढ़ाई का जरा वो था। अनिल जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके बारे में जानकर। आप इतना अच्छा काम कर रहे हो ब्लाइंड के लिए, ब्लाइंड बच्चों को पढ़ा रहे हो, उन्हें साइंस सिखा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अब जाते जाते हमारे लिसनर को कुछ संदेश देना चाहोगे? हाँ, लिसनर्स को मैं अपने दृष्टि दिव्यांग साथियों को खास तौर से बस एक बात ये जरूर कहना चाहूँगा कि जिंदगी में एक तो ना कभी निराश हो, कभी भी अपना कर्म, अपनी पढ़ाई और अपना जो भी काम है वो करते रहें। भगवान ने जीवन दिया है तो भोजन भी देगा, और आर्थिक रूप से अपने पैरों पे खड़े होने के लिए हमें सरकार से लगातार ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें रोजगार अवश्य मिल जाए, किसी भी रूप में मिले, और जिससे हम लोग आर्थिक रूप से अपने ऊपर डिपेंड रह सकें, सभी दृष्टि दिव्यांग, और किसी दूसरे पर डिपेंड ना रहना पड़े। और समाज में एक ऐसी संदेश को हम पहुंचाएं कि हमें किसी की मदद आर्थिक रूप से नहीं चाहिए, बल्कि एक हल्का सा सहारा, एक हल्का सा मार्गदर्शन जरूर वो हमें बता दें, बस गाइड कर दें। बाकी हम अपने आप अपना सारा काम स्वयं करेंगे, मतलब अपने ही ऊपर पूरी तरह डिपेंड रहने की कोशिश करें। ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप हो सभी दृष्टि दिव्यांगों में, यही मेरा सोच है, यही मेरा विचार है, यही मेरा संदेश है। जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे जरूरी काम है, ये हर बिल्कुल। ब्लाइंड के अंदर आना चाहिए। तो जी, धन्यवाद आपका, ये आपका भी आपने बहुत मुझे बहुत बुलाया शुक्रिया जी। और मेरे को अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया। धन्यवाद। थैंक यू अनीस जी। तो फ्रेंड्स, ये थे अनीस सर पानीपत से। इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बताई अपने बारे में, जिसे सुन के आपको भी मोटिवेशन मिलेगा कि आरपी होने के बाद हमें पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए। ज़िंदगी में कुछ बनने के लिए हमें अलग रास्ते चुनने चाहिए, ताकि हम भी लोगों को दिखा सके कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब टाटा अलविदा कहने का समय आ चुका है। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।